होश संभलते ही जाओ फेंग को अचानक याद आया कि उसने अभी अभी एक ट्रेजर चेस्ट हासिल किया था। ट्रेजर चेस्ट क्लेम करो, जाओ फेंग ने तुरंत कहा। होस्ट दा शूशचैंग पद पर पदोन्नत हो चुका है। आपको एक टियर 2 ट्रेजर चेस्ट प्राप्त हुआ है, सिस्टम पैनल ने सूचित किया। ओपन इट, जाओ फेंग ने बिना देरी बोला। टियर 2 ट्रेजर चेस्ट खोला जा रहा है। बधाई हो होस्ट, आपको एक हेवन टियर हाई ग्रेड नेमलेस फेरोशियस बीस्ट एग प्राप्त हुआ है। सिस्टम की आवाज गूंजी। एक फेरोशियस बीस्ट एग? मुझे ऐसा भी मिल सकता है? ये मजाक हो सकता है क्या? रिवॉर्ड देखकर जाओ फेंग पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। अगर कोई डिवाइन वेपन मिलता, कोई ओपी कल्टीवेशन मैनुअल मिलता, समझ में आता, पर एक अंडा, इसका क्या करें? जाओ फेंग का मन थोड़ा सा बेचैन हो गया, पर अब जब चेस्ट खुल ही चुका था, रिटर्न का कोई ऑप्शन नहीं था। एक सोच के साथ जाओ फेंग ने एग को समन किया। उस पल बूम, उसके सामने एक विशाल काला अंडा प्रकट हुआ, साइज में खुद जाओ फेंग से भी बड़ा। और जैसे ही वो अंडा सामने आया, एक डरावनी प्रेशर पूरी हॉल में फैल गई। हवा में एक ऐसी ऑप्रेसिव किलिंग इंटेंट थी कि अगर कोई आम आदमी वहां होता तो शायद जिंदा न बच पाता। क्या जबरदस्त पावर है ये! ऑरा बिल्कुल बैटलफील्ड जैसा। फेरोशियस बीस्ट की किलिंग इंटेंट। अंदर कौन सा जानवर पैदा होने वाला है? अगर ये हैच हो गया और कंट्रोल में ना रहा तो बड़ी तबाही हो सकती है। जाइगेंटिक एग को घूरते देखते हुए जाओ फेंग को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। फेरोशियस बीस्ट्स, हर दुनिया में वो सिर्फ लहू और कत्ल के लिए जीते हैं, बेसोच समझ, सिर्फ इंस्टिंक्ट के भरोसे। अगर अंदर कोई अनकंट्रोलेबल मॉन्स्टर निकला तो असर खतरनाक होगा। ब्लड पैक्ट से कंट्रोल कर पाऊंगा। आखिर ये अभी एक एग ही तो है, और टियर 2 ट्रेजर चेस्ट से मिला है, मतलब सिस्टम इतना बेवकूफ़ी का काम नहीं करेगा। सारी बातें तोल मोल कर जाओ फेंग ने फैसला कर लिया, हैच करेगा और ब्लड कॉन्ट्रैक्ट भी। ब्लड कॉन्ट्रैक्ट टेक्निक उसके सबसे बेसिक पांडुलिपियों में से एक है। एक बार कॉन्ट्रैक्ट बन जाए, बीस्ट पूरी तरह से उसके कंट्रोल में होता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट फेल हो गया तो सीधा एग को उड़ा देगा। ये सोचकर जाओ फेंग ने अपनी लेफ्ट हैंड उठाई और राइट हैंड में ट्रू की का एक पतला सा ब्लेड बनाया, पाम पर एक छोटा सा कट लगाया और एक बूंद लहू निकाला। मेरे लहू से ये कॉन्ट्रैक्ट बनता है, स्वर्ग गवाह हो, बंधन संचालित हो। टेक्निक के मुताबिक उसने अपना लहू सीधा बड़े अंडे पर गिरा दिया। अगर कॉन्ट्रैक्ट सक्सेसफुल होता, लाल लहू अंडे के अंदर अब्जॉर्ब हो जाता। अगर फेल, फिर लहू हवा में बिखर जाता। जाओ फेंग आंखों में तेदी लिए देख रहा था, पर लहू एब्जॉर्ब नहीं हो रहा था। उसकी भौएं टिक गईं। उसने हाथ में ज्यादा पावरफुल की जमा की। लगता है इस एग की जरूरत नहीं रही। जाओ फेंग धीमे से मटर करता हुआ एग को ब्लास्ट करने के लिए की जमा कर रहा था। वो रिस्क नहीं ले सकता था। अगर कोई पागल बीस्ट हैच हो गया तो बात ही खत्म। पर जैसे ही उसने हाथ उठाया, स्विश, एग की सतह पर अचानक एक लाल रोशनी चमकी और लहू चुटकियों में अब्जॉर्ब हो गया। अरे, क्या ये मेरी बात समझ गया? धमकी सुन के कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर लिया। जाओ फेंग हंसी दबा गया और अपनी की वापस खींच ली। एग ने पूरा लहू एब्जॉर्ब कर लिया और फिर एक हल्की सी ब्लड रेड आउरा एग के चारों ओर फैल गई। कॉन्ट्रैक्ट इस्टेब्लिश हो गया। ये ऐसा लगा जैसे खुद कायनात ने इस बंधन को मोहर लगा दी हो। अब जब जाओ फेंग ने एग को देखा, उसे अंदर की जिंदगी क्लियरली महसूस हो रही थी, और सबसे ज्यादा उस बीस्ट की आत्मा पर उसका पूरा नियंत्रण। कॉन्ट्रैक्ट बन चुका था, अब कोई डर नहीं। नो मैटर कैसा भी बीस्ट हैच हो, जाओ फेंग अब उसे पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता था। कोई अफरा तफरी नहीं होगी, कोई खास डेंजर नहीं। तभी एक आवाज उसके दिमाग में गूंजी, एनर्जी। मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। जाओ फेंग की आंखें बढ़कती सांस के साथ चमक उठी। ये फिरोशियस बीस्ट बोल सकता है। ये कोई नॉर्मल बीस्ट नहीं, इसके पास तो इंटेलिजेंस भी है। अगर बीस्ट बस खून का प्यासा दिमाग से खाली जानवर होता, जाओ फेंग शायद उतना एक्साइटेड नहीं होता। पर इंटेलिजेंट, ये तो गेम चेंजर था। अब ये क्रीचर साथी बन सकता था, जाओ फेंग का एक और ट्रम्प कार्ड। स्पिरिट स्टोन्स काम आ जाएंगे, जाओ फेंग ने सोचा। उसने बिना देरी 50 लोअर ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स निकाले
और हाथ घुमाते ही उन्हें एग के चारों तरफ छोड़ा। अगला पल, वुश! एग के अंदर से एक जबरदस्त सक्शन फोर्स निकली, जिसने स्पिरिट स्टोन्स की एनर्जी पलक झपकते ही खा ली। कुछ ही सेकंड्स में 50 स्पिरिट स्टोन्स बेजान पत्थरों की तरह जमीन पर बिखर गए। भाई, कितना खाता है ये? 50 स्टोन्स भी कम पड़ गए। जाओ फेंग ने दोबारा हाथ घुमाया। इस बार एक साथ 100 मिड ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स नीचे गिरे। अब्जॉर्प्शन फिर शुरू हो गया और कुछ पलों में वो भी खाली हो गए। अच्छा, देखते हैं कितना पेट है तेरा, और अगर हैच होके बेकार निकला ना, तो मैं तुझे ऑमलेट बना दूंगा। स्टोरेज स्पेस में उसके पास अभी भी हजारों स्पिरिट स्टोन्स पड़े थे, लॉटरी से इकट्ठा हुआ स्टॉक जो कभी यूज ही नहीं हुआ। सो जाओ फेंग ने फैसला कर लिया, जितना खाना है खा ले। एक के बाद एक, हंड्रेड्स फिर हंड्रेड्स स्पिरिट स्टोन्स का पहाड़ उस ह्यूज ब्लैक एग पर बरसने लगा। ग्रैंड हॉल के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी का तूफान उठ गया। आम लोगों को शायद महसूस ना होता, पर रेजिडेंट्स के गार्ड्स क्लियरली फील कर रहे थे कि हवा ही बदल चुकी है। ध्यान लगाए रखो, कोई भी हुजूर को परेशान ना करे। हान चेन्यान की आवाज गरजी। अब वो कोई आम सिपाही नहीं था, जाओ फेंग के 500 मैन इलीट गार्ड का कमांडर था, एक इनेट वॉरियर जिसके पास खुद का ट्रू की था। समझ गए? सारे गार्ड्स तुरंत एक्टिव हो गए और हॉल के आसपास सुरक्षा चक्र बना दिया। वक्त बीतता रहा, रात बची गया। लगभग 2000 स्पिरिट स्टोन्स खाने के बाद एग की सतह पर फाइनली क्रैक्स दिखने लगे। अगला ही पल, शा! एग के अंदर से काला फींडिश एनर्जी का एक्सप्लोजन हुआ और फिर रॉर! एक ड्रैगन की दहाड़ इतनी तेज कि हॉल का हवा हिल गई। दहाड़ पूरी रेजिडेंस में गूंज उठी, जैसे हवा भी कांप उठी हो। खुशकिस्मती से आवाज एस्टेट से बाहर नहीं गई। अ ड्रैगन? जाओ फेंग की आंखों में हल्की सी चमक उठी, जैसे बेताब इंतजार खत्म हो गया हो। एग टूटकर गिरा और अंदर से 1 मीटर लंबा जेट ब्लैक ड्रैगन बाहर निकला। नया जन्मा था, पर इसमें डिवाइन ड्रैगन्स जैसी पवित्रता नहीं थी। इसकी पूरी बॉडी से डेथ ऑरा, फींडिश एनर्जी और पूरा पागलपन टपक रहा था। लाल चमकती आंखें जैसे मैड रेज में पैदा हुआ हो। जन्मा ही हुआ था, पर फिर भी हवा में तैर रहा था। इनेट फ्लाइट। भाई, ये तो सच में जैकपॉट है। बीस्ट एग से ब्लैक ड्रैगन हैच हो गया। अभी नया नया है, पर इसकी पोटेंशियल स्काई हाई है। जाओ फेंग का दिल खुशी से भर गया। तभी डिटेक्टेड, host has successfully signed a blood contract with the black dragon beast. Host has complete control. One random innate ability can now be extracted from the black dragon. System का prompt आया। हाँ भाई, ये तो बोनस निकला। Extract. जाओ फेंग ने तुरंत कमांड दिया। Extracting black dragon's innate ability, wind mastery. एक ग्लोइंग लाइट ब्लैक ड्रैगन से निकली और सीधा जाओ फेंग की बॉडी में घुस गई। एक पल में उसके दिमाग में एक नई समझ पैदा हुई, विंड मास्टरी, हवा का नियंत्रण और ड्रैगन जैसी फ्लाइट। जाओ फेंग की ओवरऑल स्टैट्स ऑलरेडी 10,000 क्रॉस कर चुकी थी। ट्रू की से वो अपनी बॉडी को हल्का कर सकता था, दूर दूर तक एक लीप में पहुंच सकता था, पर उड़ नहीं सकता था। ट्रू की से फ्लाइट एक अलग ही लेवल था, जिसमें वो अभी तक नहीं पहुंच पाया था। पर अब ब्लैक ड्रैगन की एबिलिटी उसके पास थी। अब सब बदल गया। चलो देखते हैं। जाओ फेंग ने एंटिसिपेशन के साथ विंड मास्टरी एक्टिवेट की। ट्रू की उगली और अंदर से एक अनोखी डिवाइन फोर्स जागी, और फिर वुश! एक इनविजिबल ब्रीज उसके नीचे बनी और वो जमीन से ऊपर उठ गया। जाओ फेंग उड़ने लगा। इट वर्क्स! ट्रू की का कंजम्पशन भी एक्सपेक्टेड से कम है।
हवा में तैरते हुए अपने आप को देखकर ज़ाओ फेंग का दिल खुशी से फूल गया। अगर वो इस एबिलिटी को पूरी तरह मास्टर कर ले तो वो कभी भी कहीं भी आराम से आसमान में उड़ सकता था। चाहे सामने 1 लाख की फौज खड़ी हो, वो सीधा आसमान का रास्ता पकड़ लेगा, कोई पकड़ ही नहीं पाएगा। अ ड्रैगन, हाँ? तुम फील्ड बीस्ट हो सही, पर मुझे कमाल का वरदान दिया है तुमने। तुमने मुझे फ्लाइट का आशीर्वाद दिया। ज़ाओ फेंग ने हवा में मंडराते हुए जेट ब्लैक ड्रैगन को देखा और उसकी आंखों में प्यार और पोजेसिवनेस दोनों चमक उठे। अभी तो छोटा सा और फिंडिश लग रहा था, पर एक दिन जब ये पूरी तरह बड़ा होगा, ज़ाओ फेंग खुद को उसके ऊपर बैठकर आसमान को चीरते हुए उड़ते देख सकता था। क्या दृश्य होगा! एक असली ड्रैगन एम्परर। किन डायनेस्टी के पतन के बाद जब मैं अपनी डायनेस्टी खड़ी करूंगा, जब मैं सिंहासन पर बैठूंगा, तब मैं अपने ड्रैगन पर सवार होकर स्वर्ग की ओर उड़ान भरूंगा। इस कल्पना ने उसके सीने में महा एम्बिशन की आग जला दी। तभी छोटा सा ब्लैक ड्रैगन धुआं सा छोड़ता हुआ ज़ाओ फेंग की ओर उड़कर आया। उसकी बॉडी से अभी भी फील्डिश एनर्जी निकल रही थी, पर ज़ाओ फेंग जैसे बैटलफील्ड हार्डन्ड वॉरियर को ये ऑरा मक्खी जैसा लगता था। ड्रैगन ने प्यार से उसे नज किया, और उस पल ज़ाओ फेंग की नज़रों के सामने उसके ब्लैक ड्रैगन के स्टैट्स उठकर आ गए। ब्लैक ड्रैगन, जुवेनाइल स्टेज, फील्ड बीस्ट, लेवल Tier 1, low-grade fiend beast. Can evolve by absorbing fiendish energy plus hunting prey. Dragon core, none. Strength, 1000. Speed, 1000. Constitution, 1000. Spirit, 1000. Lifespan, 1000 years. Stats will grow as the dragon levels up. जन्म लेते ही सारे एट्रीब्यूट्स 1000, एज एक्सपेक्टेड ऑफ अ फील्ड बीस्ट। फील्डिश एनर्जी अब्सॉर्ब करके इवॉल्व करेगा। परफेक्ट। बैटलफील्ड पर फील्डिश एनर्जी की कोई कमी नहीं। अगर ड्रैगन को स्पिरिट स्टोन्स चाहिए होते तो ज़ाओ फेंग का बुरा हाल हो जाता, पर फील्डिश एनर्जी, उसके पास उसकी कमी नहीं। वो तो अभी जंग पर ही जाने वाला था, और बैटलफील्ड जैसा धरती पर नर्क किसी बीस्ट को ग्रो करने के लिए सबसे परफेक्ट जगह होता है। सिस्टम, कोई पेट स्पेस या कुछ होता है? ज़ाओ फेंग ने ब्लैक ड्रैगन को देखा। उसको साथ लेके घूमना बिल्कुल लो प्रोफाइल नहीं होता, और इस वक्त उसे सबसे ज्यादा शैडो में रहकर ग्रो करना था। डिटेक्टेड, होस्ट हैज सक्सेसफुली ब्लड बॉन्डेड विद अ पेट। पेट इंटरफेस अनलॉक्ड। Pet can now be stored in the pet space. सिस्टम का पैनल फिर से चमका। ज़ाओ फेंग ने थोड़ा सार्केज़म से मुंह बनाया। ये पैनल पूरा सिस्टम होता तो कितना आसान होता। चलो, ओपन पेट स्पेस। स्टोर। कमांड जाते ही ब्लैक ड्रैगन एक फ्लैश में पेट स्पेस के अंदर चला गया। ज़ाओ फेंग ने ध्यान से देखा, अंदर 1000 मीटर का खुला एरिया था। ड्रैगन के लिए काफी स्पेस थी। खाने को भी रख देता हूं, भूखा ना मर जाए। उसने अपने स्टोरेज से कुछ मीट और कुछ स्पिरिट स्टोन्स अंदर डाल दिए। सब सेट करके ड्रैगन को अकेला छोड़ दिया। ये सेकंड टियर ट्रेजर चेस्ट बिल्कुल सही में जैकपॉट निकला। ड्रैगन की स्ट्रेंथ तो अभी कम है, पर उसका पोटेंशियल लिमिटलेस है। सबसे बड़ी बात, मुझे फ्लाइट मिल गई। खुश होकर ज़ाओ फेंग ने रात भर मेडिटेशन किया। सुबह। आकाश अभी भी अंधेरा था। हल्का फॉग हवा में तैर रहा था। रेजिडेंस के बाहर सारे 500 एलीट गार्ड्स लाइन में खड़े थे। ज़ाओ फेंग उनके सामने गया। माय लॉर्ड, 500 एलीट गार्ड्स तैयार हैं, रब्द से रिपोर्ट देते हैं। हान चरियन ने लाउड एंड क्रिस्प वॉइस में कहा। चलो। ज़ाओ फेंग सीधा अपने घोड़े पर सवारी की। हया। 500 गार्ड्स एक ही मोशन में अपने घोड़ों पर चढ़ गए और फॉर्मेशन बनाते हुए पीछे चल पड़े। ज़ाओ फेंग सबसे आगे था। हॉर्स की ट्रॉट के साथ वो लोग सियांग यंग सिटी के आउटस्कर्ट्स की ओर जा रहे थे। इसी दौरान सिटी वॉल पर
अनबिनोन्स टू झाओफेंग, जैसे ही वो शहर से निकला, 2 लोग चुपचाप दूर से उसे देख रहे थे। ये लड़का हमेशा इतनी जल्दी में रहता है, यिंग ज़ैंग भी हल्का सा थका हुआ सांस लेते हुए कहा। उसकी फितरत ही ऐसी है, वांग जियान मुस्कुराया। एक बार जिस चीज का फैसला कर ले, फिर देर नहीं करता। फिर उसकी आंखों में एक सोच चमकी, लेकिन इस बार यन पर विजय का सारा श्रेय शायद उसी को मिलेगा। हो सकता है हमें दोनों कैंप्स की जरूरत ही ना पड़े, सिर्फ वान कैंप ही काफी होगा यन को मिटाने के लिए। यिंग ज़ैंग ने सिर हिलाया। उसकी नज़र झाओफेंग की पीठ पर टिक्की रही, जब तक वो शहर के दरवाजे से गायब नहीं हो गया। तब जाके उसने धीरे से एक सांस छोड़ी। बताओ, और कितना इंतज़ार करना पड़ेगा मुझे? कब मैं उसकी असली पहचान दुनिया के सामने रख सकूंगा? सब्र खत्म हो रहा है। इस पर वांग जियान तुरंत उठकर झुक गया। महाराज, अब सिर्फ 3 राज्य रह गए हैं। झाओफेंग को पहचान देने का समय दूर नहीं, लेकिन अगर हमने अब जल्दबाजी की तो दरबार हिलो-जुलो हो जाएगा। मंत्री शक करेंगे और ये किन की शक्ति के लिए अच्छा नहीं होगा। यिंग ज़ैंग हंसी दबा न सका। मैं तो बस सोच रहा था, संसार की एकता, वो दिन अब दूर नहीं। क़ी, चू और यन का पतन जल्द ही होगा। युनज़ोंग सिटी, सेना शिविर। राजधानी लौटने के बाद झाओफेंग ने सब सैन्य काम अपने 3 जनरल्स को सौंप दिए। वै को जीतने के बाद वान कैंप के पास करने को बहुत कम काम बचा था। पिछले कुछ महीनों से जनरल्स बस एक काम कर रहे थे, वीरों को सम्मान और पदवी देना। जिनके जुर्म माफ़ हो सकते थे, उन्हें माफ़ी मिल रही थी। जिन्होंने बहादुरी दिखाई, उन्हें पदों पर बढ़ाया जा रहा था। नए सैनिक भर्ती किए जा रहे थे। झाओफेंग जाने से पहले सब कुछ सही ढंग से सेट कर गया था। घायल सैनिकों का कैंप लगभग खाली सा हो चुका था। वैद्यों के पास अब ज़्यादा काम नहीं था, सिर्फ जड़ी बूटियां तैयार करना। इसी दौरान एक खूबसूरत और नर्म स्वभाव लड़की झाओ इंग आसमानी नीले रंग की पोशाक में बाल बंधे हुए बड़ी नज़ाकत से दवा पीस रही थी। उसके सामने एक आदमी काले सेनावदे पोशाक में ली यू पूरी लगन से उसकी मदद कर रहा था। कैंप के लोग इस दृश्य के आदी हो चुके थे। झाओ इंग ने थोड़ा सांस भरा। कितनी बार मना किया था उससे, लेकिन ली यू हारता ही नहीं था। जनरल ली, जंग अब नहीं हो रही, लेकिन अगर आप ड्यूटी छोड़कर यहाँ रहें, मेरे भाई लौटकर डांटेंगे। ली यू मुस्कुरा दिया, आंखों में प्यार चमकता हुआ। मिस झाओ, क्या आप मेरी चिंता कर रही हैं? झाओ इंग ने उसे एक पल को देखा, फिर नज़र हटा ली। फिक्र मत कीजिए, ली यू बोला। आने से पहले सब ड्यूटी खत्म कर लेता हूँ। सुप्रीम जनरल आ भी गए तो मैं जवाब दे पाऊंगा। फिर उसकी आवाज़ नर्म पड़ गई। जनरल ली, मैं जानती हूँ आप क्या चाहते हैं, लेकिन मैं विवाह नहीं करना चाहती। वही पुराना जवाब, पर लियू बिल्कुल निराश नहीं हुआ। कोई बात नहीं, मैं भी कहीं भाग नहीं रहा। मैं इंतज़ार कर सकता हूँ, जब तक आप हाँ ना कहें। ये जिंदगी मैंने आपको चुन लिया है। झाओ इंग चुप हो गई। उसके दिल में हल्का सा हिचकिचाहट या शायद एक हल्का सा कोमल एहसास जाग उठा। तभी जनरल, एक सैनिक भागते हुए आया। जनरल ज़ांग हान आपको तुरंत मेन टेंट में बुला रहे हैं। लियो का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। जाते जाते वो पलटकर बोला, मिस झाओ, कल मिलता हूँ। झाओ इंग कुछ कह भी नहीं पाई थी कि वो जा चुका था। मेन टेंट। सरदार की कुर्सी खाली थी। ज़ांग हान, तू सुई, ली यू सब अपनी जगह बैठ चुके थे। बाहर सैनिक सख्त पहरा दे रहे थे। सुप्रीम जनरल का क्या संदेश है? तू सुई ने पूछा। खोलकर नहीं देखा, दोनों के आने का इंतजार कर रहा था। तो खोल लो, तू सुई बेचैन हो गया। ज़ांग हान ने पट्टा खोला। 2 पंक्तियों के बाद ही उसका चेहरा बदल गया। यन राज्य के दूत महाराज का हत्या करने आए थे। पूरे टेंट में सन्नाटा छा गया। सबके चेहरे काले पड़ गए। महाराज को कुछ हुआ तो नहीं? लियू तुरंत उठकर बोला। ज़ांग हान ने जवाब न देकर पट्टा आगे पढ़ने लगा। चैप्टर 212। चिन की शक्ति को छेड़ना मना है। बदला, सिर्फ बदला। ज़ांग हान ने पूरा रिपोर्ट पढ़ लिया और उसकी आंखों में गुस्सा और युद्ध इच्छा दोनों एक साथ भड़क उठे। हेवन ने दया दिखाई। महाराज सुरक्षित हैं,
ज़ांग हान ने गहरी सांस लेकर कहा। जब कत्ल का पल बिल्कुल पास था, सुप्रीम जनरल सही वक्त पर दरबार लौट आए और सिर्फ एक ही वार में उस कातिल को दबा दिया। यन के सारे कातिलों को तीरों की बर्बादी ने वहीं छेद कर रख दिया। ये सुनते ही कमांड टेंट में बैठे सभी जनरलों ने एक साथ सुकून की सांस छोड़ी। अगर इस वक्त चिन का बढ़ता हुआ महाराज कोई भी चोट खा जाता, पूरा राज्य तूफान में फंस जाता। वुआन कैंप के लिए, उनके मालिक के लिए ये एक महाविपदा होती। सुप्रीम जनरल का संदेश सिर्फ हमें सतर्क करने के लिए है, यन की हरकतों से बचने को? लियू ने पूछा। नहीं, ज़ांग हान ने सिर हिला दिया। चेहरा तेज और ठंडा हो गया। सुप्रीम जनरल ने हुक्म दिया है। ये कहते ही उन्होंने गुप्त एडिक्ट ऊपर उठाया। टेंट में बैठे सभी जनरल्स झट से उठकर सीधे खड़े हो गए और गहरी आदब की। हम सुप्रीम जनरल के आदेश की प्रतीक्षा में हैं। यन स्टेट ने धोखा दिया है। ज़ांग हान की आवाज़ तलवार की धार की तरह तेज थी। राजदूत बनकर आए, पर इरादा महाराज का खून। ये अपराध माफ नहीं हो सकता। महाराज ने आदेश दे दिया है। चिन यन पर युद्ध घोषित करता है। अब सुप्रीम जनरल हमारे वुआन कैंप को आदेश देते हैं कि यन को उससे पहले ही कुचल दो, जब तक वो संभल भी ना पाए। देश के बदले के लिए, चिन के अपमान धोने के लिए, यन को मिट्टी में मिला दो। ज़ांग हान की गरजती आवाज़ पूरे टेंट में गूंज उठी। ये सुनते ही सब जनरलों की आंखों में चमक आ गई। एक योद्धा से बेहतर कोई खबर नहीं होती जब खून बदले की मांग कर रहा हो। वी का विजय अभियान आधा साल पहले पूरा हो चुका था। फौज पूरी तरह से तैयार, ताजगी से भरी। प्रोविजंस 1-2 महीने के लिए पर्याप्त, और बीच युद्ध में और मिलते ही रहेंगे। हुक्म सर आंखों पर। पूरा टेंट एक साथ गूंज उठा। डिप्लॉयमेंट के बारे में क्या निर्देश है? तुसुई ने पूछा। सुप्रीम जनरल ने स्पष्ट कहा है। ज़ांग हान ने जवाब दिया। हमारी कैवलरी अपनी रफ्तार का फायदा उठाते हुए सीधा यन की सीमा तोड़ देगी। 2 फुट सोल्जर डिविजन्स अलग अलग दिशाओं से यन पर हमला करेंगी। कोई शहर मिले, सीधे हमला, सीधे कब्जा। यन अभी स्थिर नहीं हुआ और उनकी युद्ध शक्ति चिन के सामने तिनका भी नहीं। तुसुई और लियू दोनों ने तुरंत सहमति में सिर हिला दिया। यन, जो खुद जाओ से लड़ने में हारा, वो चिन के सामने क्या टिकता? ऑर्डर सुनाकर ज़ांग हान गरज कर बोले, सब जनरल्स अपने अपने कैंप्स वापस जाओ और फौज को युद्ध शपथ के लिए इकट्ठा करो। जी जनरल। यूनजोंग चिटी, मेन कैंप। धुंधली सुबह में वॉर ड्रम्स की धड़धड़ हवा को चीर रही थी। कैवलरी डिवीजन के 1 लाख सैनिक परेड ग्राउंड में सफ बनाकर खड़े थे, तैयार, चुप, सांस तक ठीक से न लेते हुए। वुआन कैंप का केंद्र इस जैसा ही था, विशाल, प्रभावशाली। दूसरे और तीसरे कैंप्स भी साइड में पूरी तैयारी में थे। प्लेटफॉर्म पर ज़ांग हान अपनी पूरी बैटल आर्मर में चलते हुए आए। आज वो सिर्फ एक कैप्टन नहीं, आज एक सेनापति थे जिन्हें पूरी 1 लाख की फौज सौंपी गई थी। जनरल ज़ांग हान पधारे हैं। गूंजती हुई आवाज़, जनरल को प्रणाम। 1 लाख आवाज़ों का एक साथ गरजना पूरा आसमान हिला दिया। वी अभियान के शुरू में वुआन कैंप अधिकतर दंडित सैनिकों से बना था, पर आज उनमें से 70% माफ किए जा चुके थे और 40% को उपाधियां तक दी गई थीं। सही अर्थों में चिन की इलीट फौज। शांत। ज़ांग हान की आवाज़ इनेट रियल्म की प्रकंपन वाली हवा का रुख बदल देती। धन्यवाद जनरल, सैनिक एक साथ बोले। सब नज़रें प्लेटफॉर्म पर जमा हो गईं। ये बात पूरे कैंप तक पहुंच जाएगी, ज़ांग हान ने शांत पर दबदबे वाली आवाज़ में कहा। अधिकारी एक साथ आगे बढ़े। अभी सियांगव्यांग से तत्काल संदेश आया है। यंग स्टेट ने राज्य को उपहार देने के नाम पर हमारे महाराज का कत्ल करने की कोशिश की है। महाराज लगभग मौत के मुंह तक पहुंच गए थे, पर सुप्रीम जनरल ने सही वक्त पर उन्हें बचा लिया। पर यन का ये धोखा, ये छल,
चिन पर हमला, महाराज को शहीद बनाने की साजिश। चैप्टर 212 पार्ट 2। चिन की शक्ति को छेड़ना मना है। बदला, सिर्फ बदला। ये अपराध किसी भी कीमत पर माफ नहीं होगा। जैंग हैन की ठंडी लेकिन कातिल सी आवाज पूरे परेड ग्राउंड में गूंज उठी। उसकी आंखों में यैन के लिए बस गुस्सा ही गुस्सा था। जैसे ही ये बात फौज तक पहुंची, हर सिपाही के चेहरे का रंग बदल गया। यैन ने महाराज का कत्ल करने की कोशिश की। इनका धैर्य तो देख के ही खून खौल जाए। बेशर्म लोग। महाराज लगभग मार दिए गए थे। नामुमकिन, अधम लोग। कब से हम चिन का हिस्सा बने थे, तब से हम पर मेहरबान भी वही महाराज। उन्होंने हमें मौका दिया अपने गुनाहों को धोने का, अपने परिवार से मिलने का। सुप्रीम जनरल और महाराज की कृपा से हम दोबारा इंसान बने, और यैन वालों ने उन्हीं पर वार किया। यैन का सिर्फ एक ही अंजाम है, फांसी। चिन की शक्ति का अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। एक पल में पूरा ट्रेनिंग ग्राउंड एक गुस्से से भरे समुद्र की तरह फट पड़ा। फॉर चिन वॉरियर्स, ज़ाओ फैंग उनका दिल था, उनके विश्वास का केंद्र, और चिन का महाराज उनका देवता। और अब कोई बाहर का मुल्क उनके देवता का खून चाहता है। ये तो सीधा उनके वीर होने का अपमान था। धीरे धीरे एक ही नारा पूरे कैंप में गूंजने लगा, बदला, बदला, बदला। 100 हजार वॉरियर्स ने अपने हथियार आसमान की तरफ उठाए। नारे अब युद्ध की घंटी बन चुके थे। पूरे परेड ग्राउंड का माहौल कातिलाना किलिंग इंटेंट से भर गया। ऐसा लग रहा था जैसे हवा भी उनके गुस्से से भारी हो गई हो। जैंग हैन के चेहरे पर भी वही लोहा बरसने वाला जज्बा दिख रहा था। उसने हाथ उठाकर गर्जा, सुप्रीम जनरल का आदेश। अचानक बदले के नारे धीमे पड़ गए। सुप्रीम जनरल के आदेश की प्रतीक्षा में पूरी फौज एक साथ गरजी। यैन स्टेट ने महाराज का कत्ल करने की नीच कोशिश की है, ये पाप माफ नहीं। चिन की शक्ति को छेड़ना मना है, और जो छेड़ेगा चिन उसे मिट्टी में मिला देगा। पूरा वुआन कैंप सुन लो, आज से हम यैन पर चढ़ाई करते हैं। जब तक यैन नष्ट ना हो जाए, कोई भी सिपाही वापस नहीं लौटेगा। जैंग हैन की आवाज एक ही पल में पूरी फौज में बिजली बनकर फैल गई। अगला ही पल, बदला, बदला, बदला। 1,00,000 सिपाहियों की एक साथ गूंज आसमान फाड़ देती। वेक्वान, लुआ हुआ, जैंग हैन ने पुकारा। हम हाजिर हैं। दोनों जनरल्स तुरंत सामने आ गए। तुरंत अपनी फौजें जमा करो, 3 दिन का राशन लो और सीधे यैन की सीमा तोड़ दो। जो भी हमारे रास्ते में आया उसे वहीं काट डालना, समझे? जैंग हैन की आवाज तलवार सी तीखी थी। आदेश सुना और माना। दोनों वेक्वान और लुआ हुआ एक साथ गरजे। जैंग हैन ने अंदर ही अंदर सोचा, अब जब हमारे प्रभु ज़ाओ फेंग चिन के सबसे बड़े सुप्रीम जनरल बन चुके हैं, उन्हें नेशनल गार्डियन बनने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा विजयी चाहिए। ये यैन अभियान हमें जीतना ही होगा, तभी हमारे प्रभु चिन के सबसे बड़े योद्धा बनेंगे। और जैंग हैन के लिए ये सिर्फ हुक्म नहीं था, ये उसके मालिक का सपना पूरा करने का धार्मिक काम था। चिन यैन बॉर्डर। चिन की तरफ कोई पालतू पेट्रोल तक नहीं। ये थी चिन की औकात, चिन की शान, चिन का दर्जा। उन्हें यकीन था यैन उन पर हमला नहीं करेगा, और कर भी दे तो उनका क्या बिगाड़ेगा। युनजोंग सिटी को भी ज़ाओ फेंग ने जानबूझकर कम सुरक्षित रखा था। आशा यही थी कि यैन बेवकूफ़ बनकर पहले हमला करे। ऐसा होता तो चिन को वॉर अनाउंस करने के लिए एक परफेक्ट बहाना मिल जाता। यैन की तरफ रोज़ाना बॉर्डर पेट्रोल होती थी। कम से कम 1000 कैवलरी बनती थी हर पेट्रोल में। चिन के सामने ये नंबर कुछ भी नहीं थे, लेकिन यैन को अपनी जान ज़्यादा प्यारी थी, इसलिए ये करना पड़ता था। मिलिट्री ऑफिसर साहब, हमारी रोटेशन कब होगी? 4 महीने हो गए। अगर चिन ने हमला कर दिया ना, तो हमारी तो मौत पक्की है। कंपनी कमांडर ने डर से थरथराती आवाज में पूछा। बाकी यैन सोल्जर्स के चेहरे पर भी वही डर था।
बॉर्डर ड्यूटी कोई मजाक नहीं। चिन की सीमा पर खड़े रहना नॉर्थ के डोंगू से लड़ने से भी ज्यादा खतरनाक है। जब से चिन ने जाओ और वेई को कुचल दिया, उनकी सीमा सीधी यान से टकरा गई और पूरा यान राज्य अफवाहों से भरा था। चिन किसी भी वक्त अटैक कर सकता है। वो सब याद था उन्हें, कैसे चिन ने जाओ को धो दिया, कैसे जाओ की ताकतवर फौज का बुरा हाल हुआ। जाओ की हालत देखकर ही यान के सिपाही रातों की नींद खो चुके थे। याह, हमें भी नहीं पसंद, मिलिट्री ऑफिसर ने ठंडी सांस भरी। रोज हवलदारी को बोलता हूँ रोटेशन भेजो, पर ऊपर से कोई जवाब नहीं आता। इस ड्यूटी को कौन लेना चाहता है? सभी को पता है ये तो मौत का बुलावा है। पर ये चले कब तक? एक सोल्जर गरजा। मुझे तो कुछ महीने में रिटायर होना था, पर कोर्ट ने अब नए कंस्क्रिप्शन ऑर्डर निकाल लिया। कोई वेटरन रिटायर नहीं हो सकता। हम सब से लड़ाई में मरने की उम्मीद है। बिल्कुल, दूसरा सोल्जर भी बोल पड़ा। और मिलता क्या है? तनख्वाह इतनी कम कि पेट तक नहीं भरता। सुना है चिन के सोल्जर्स को हमसे 2 गुना ज्यादा मिलता है। काश हमारा कोड भी उनकी तरह हम पर खर्चा करता। पेट्रोलिंग यान सोल्जर्स ग्रम्बल कर रहे थे, अपनी फ्रस्ट्रेशंस एक के बाद एक निकाल रहे थे। लेकिन अचानक बूम बूम बूम, जमीन जोर जोर से हिलने लगी। रुको! यान का मिलिट्री ऑफिसर तुरंत हाथ उठाकर चिल्लाया। पेट्रोलिंग कर रहे सारे यान कैवलरी एक साथ रेंस खींचकर रुक गए। सभी की नजरें जमीन पर टिक गईं। धरती जैसे फटने को हो इतनी तेज कांप रही थी। पत्थर और मिट्टी के टुकड़े हिल हिल कर उछलने लगे। क्यों क्यों क्वीन कैवलरी इतनी सारी? एक यान सोल्जर ने डर के मारे चीख मार दी। पूरी कैवलरी पल भर में टर्निंग टुवर्ड्स क्वीन टेरिटरी। आसमान बिल्कुल साफ था, लेकिन उसके नीचे एक बेहद डरावनी किलिंग ऑरा भारी बादल की तरह जम रही थी। काली जहरीली लावा जैसे आर्मर पहने हुए अनगिनत क्वीन कैवलरी फुल स्पीड से बॉर्डर की तरफ दौड़ रहे थे। लाल हवाओं में झूलते क्वीन के झंडे, उनके नीचे हजारों घोड़े गरज रहे थे, वॉरियर्स फुल बैटल स्पिरिट में। उनका प्रेशर इतना इंटेंस था कि पूरा आसपास का इलाका हल्के भारी सांस लेता हुआ महसूस हो रहा था, जैसे तूफान आ चुका हो। ये तो क्वीन की एलीट कैवलरी है। क्या वो हमारे यान पर अटैक कर रहे हैं? अभी कुछ ही महीने पहले वे को तबाह किया, अब हमारी बारी आ गई। क्या उन्हें डर नहीं कि हम की और चू से मिलकर जवाब दे देंगे? क्या करना चाहिए? बहुत ज्यादा हैं, हम रोक ही नहीं सकते। सब बर्बाद हो गया। 1000 यान सोल्जर्स जो बॉर्डर पर पेट्रोलिंग कर रहे थे, सबका होश उड़ गया। इस वक्त सबके चेहरे सफ़ेद पड़ चुके थे। भागना? इतने बड़े फॉर्मेशन के सामने भागना भी मुश्किल। लड़ना? सिर्फ उनकी तरफ देखकर ही हड्डियां ठंडी हो जाती थीं। क्वीन की कैवलरी का सामना करना मतलब सीधा मौत इनवाइटेड करना। घोड़े की एक टक्कर ही उन्हें पेस्टी में बदल देगी। जल्दी बॉर्डर कैंप को वार्निंग दो, कहो क्वीन आर्मी आ रही है। शायद अटैक नहीं कर रहे, हो सकता है बातचीत हो जाए। यान ऑफिसर ने बोलने की कोशिश की, आवाज डर से कांप रही थी। लेकिन नेक्स्ट ही सेकंड उसने क्वीन कैवलरी की लाल आंखों वाली आर्मी देखी और खुद ही अपने वर्ड्स पर शक हो गया। नेगोशिएशन? इस हालात में? बूम बूम बूम, क्वीन कैवलरी और पास आ गई। कुछ सेकंड्स में ही वो यान बॉर्डर तक पहुंच गए। जैंग हान ने पेट्रोलिंग यान सोल्जर्स को देखा और बिना एक पल वेस्ट किए अपना स्पीयर उठाकर गर्जा, किल! एक ही कमांड और सारी दुनिया खून से भर उठी। हवा हवा, ग्रेट विंड! क्वीन का कैलिग्री बैटल क्राई आसमान को फाड़ कर निकला। उनके वैनगार्ड के 10,000 सोल्जर्स ने बोझ उठा लिए। कोई हेजिटेशन नहीं, कोई वार्निंग नहीं, बस एक कोल्ड मर्सिलेस एक्शन। हुश हुश हुश! तीर की आंधी आसमान को काला कर गई। एक बार में, एक ही वॉली में, एक ही ब्रेथ में 1000 यान सोल्जर्स पर तीरों का तूफान टूट पड़ा। क्वीन हम पर अटैक कर रही है। हम तो गए। जो सोल्जर्स भागने की कोशिश कर रहे थे, उनकी किस्मत भी वही थी। तीरों की बारिश ने सबको धरती पर गिरा दिया। कुछ ही सेकंड्स में 1000 यान सोल्जर्स का एक भी जिंदा नहीं बचा। पूरा बॉर्डर लाल रंग में डूब गया। जमीन तक खून से भीग गई। एडवांस!
यान ने हमारे राजा को असैसिनेट करने की कोशिश की, ये गुनाह कभी माफ नहीं होगा। सिर्फ यान का विनाश ही इसका जवाब है। महामारी हो या जंग, क्विन की शान के सामने सब झुकेगा। किल! ज़ैंग हान ने स्पीयर घुमाकर आगे पॉइंट किया। किल! 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 1,00,000 क्विन कैवलरी गरज उठी। वो गिरे हुए यान सोल्जर्स के लाशों को घोड़ों के खुरों से कुचलते हुए आगे बढ़ गए। लाशें, खून, टूटे हुए हथियार, सब उनके पीछे एक लाल नदी सी बन गए। क्विन के 100,000 आयन कैवलरी यान में वैसे घुसे जैसे लावा पहाड़ से बहकर नीचे आता है, सब कुछ जलाता, तोड़ता, बिगाड़ता हुआ, सीधे यान बॉर्डर कैंप की तरफ। एंड। इनसाइड यान बॉर्डर कैंप 2-3 बचे कुचे यान राइडर्स कैंप के अंदर दौड़ते हुए घुसे। डिफेंस! डिफेंस तैयार करो, क्विन आर्मी आ गई है। क्विन ने यान पर वॉर डिक्लेयर कर दिया है। कैंप में अफरा तफरी मच गई। ये कैंप झाओ के खिलाफ वॉर के बाद बना था, 10,000 सोल्जर्स का आउटपोस्ट इन्वेडिंग एनिमीज को रोकने के लिए। क्वीन अटैक कर रहा है? इम्पॉसिबल। हमने तो पीस एनवॉय भेजा था, उनके वापस आने का टाइम भी नहीं हुआ। स्टेशन जनरल का चेहरा सफेद पड़ गया। मुझे नहीं पता, लेकिन बॉर्डर स्काउट्स ने खुद देखा है कि क्वीन की एलीट कैवलरी आ रही है। डिप्यूटी जनरल भी डर से कांप रहा था। जल्दी रैंक्स बनाओ, कैंप के सारे गेट्स बंद करो, आर्चर्स रेडी हो जाओ, बैरिकेड्स लगाओ, रीइंफोर्समेंट का अर्जेंट रिपोर्ट भेजो। जी जनरल। डिप्यूटी भागकर ऑर्डर्स देने लगा, लेकिन जनरल का दिल फिर भी नहीं मान रहा था। ये कैसे हो सकता है? राजा ने कहा था कि क्वीन बिना वजह वॉर नहीं करेगा। उन्होंने अभी वे को कॉन्कर किया है, अभी उनका इंटरनल इंटीग्रेशन भी पूरा नहीं हुआ। तो फिर हमें अटैक क्यों कर रहे हैं? क्या हमारा एनवॉय क्वीन तक पहुंचा ही नहीं? उसके दिल में एक ठंडी सी आशंका उठने लगी। बूम, बूम, बूम। 1,00,000 आयन कैवलरी के हूफ बीट्स ने पूरे कैंप को हिला दिया। दिस इज रियल, ये सच में क्वीन की कैवलरी है, और ये लोग हमला करने आए हैं। 1,00,000 किन कैवलरी का आगाज। किन की 1,00,000 आयन कैवलरी जो बॉर्डर कैंप की तरफ बढ़ रही थी, उसका असली प्रेशर सिर्फ वो लोग महसूस कर सकते थे जो उस वक्त यान के कैंप में मौजूद थे। हवा तक भारी लगने लगी। किलिंग इंटेंट एक तूफान की तरह बॉर्डर कैंप पर टूट पड़ी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे पूरा कैंप एक पल में कुचल दिया जाएगा। हमारा यान किंगडम अब खत्म है। हजारों यान सोल्जर्स बॉर्डर के बाहर से दौड़ती आती किन कैवलरी को देख रहे थे। उनकी आंखों में सिर्फ निराशा थी। इतने पावरफुल कैवलरी के सामने उनका कैंप कुछ भी नहीं। यान वालों ने हमारे राजा को असैसिनेट करने की हिम्मत की। ये गुनाह कभी माफ नहीं होगा। सिर्फ यान का विनाश ही ग्रेट किन की शान को बरकरार रखेगा। किन के वीर योद्धाओं, अपने राजा का बदला लो। एक भी यान सोल्जर को जिंदा मत छोड़ना। आज के दिन किन कोई भी बंदी नहीं बनाएगा। मारो। ज़ैंग हान घोड़े पर सबसे आगे सवार था। ज़ाओ फेंग सबसे विश्वासपात्र योद्धा, एक मार्शल लेवल फाइटर। बैटलफील्ड पे उसे किसी चीज का डर नहीं। हवा, 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 ग्रेट विंड। 1,00,000 किन कैवलरी ने यान के कैंप को पूरी तरह घेर लिया, लेकिन तुरंत हमला नहीं किया। पहले उन्होंने तीरों की बारिश बरसाई। आसमान तीरों से काला पड़ गया। एक पल में पूरा यान बॉर्डर कैंप तीरों के तूफान के नीचे दब गया। यान सोल्जर्स बेचारे बकरियों जैसे थे। नज़ारे को बदल पाने की उनमें कोई औकात नहीं थी। आह! हम घेर लिए गए हैं, क्या करें जनरल? आह! तीरों की इस ना रुफ्ता बारिश में गिनते बिनते पलों में हजारों यान सोल्जर्स मर गए। ये ग्रेट किन का क्रोध था। एक राजा पर हमला किया गया था, अब उस हमले का हिसाब चुकाया जा रहा था। किन की कैवलरी के हर सोल्जर के पास डजन्स तीर थे। वो बिना रुके, बिना सोचे समझे सिर्फ मार रहे थे। इनमें से अधिकतर सोल्जर्स पहले ज़ाओ की एलीट कैवलरी का हिस्सा थे। उनका हॉर्सबैक आर्चरी स्किल मैच ही नहीं। तीरों की इस नर्क जैसी बारिश के बाद आयन कैवलरी सीधा कैंप में घुस गई। अब मैसेकर शुरू हुआ। कोई दया नहीं, कोई सरेंडर नहीं, कोई प्रिजनर नहीं,
सिर्फ लाल खून और लोहे की गरज। कैंप के अंदर हर तरफ लाशों का ढेर लग गया। ऊपर आसमान में एक 2 मीटर लंबी काली ड्रैगन हवा में तैर रही थी। उसके बॉडी के आसपास घनी काली धुंध घूम रही थी। वो बैटलफील्ड की किलिंग ऑरा को लप-लप कर निगल रही थी। खून, मौत, चिल्लाने की आवाजें, ये सब मिलकर एक हिंसा का समुंदर बना रहे थे और ड्रैगन उसी से मजबूत हो रही थी। उसका बदन धीरे धीरे और बड़ा होता जा रहा था। ये ब्लैक ड्रैगन यहाँ थी, इसका सिर्फ एक मतलब था, इसका मास्टर कहीं पास ही है। यान किंगडम, जी सिटी। अर्जेंट बॉर्डर रिपोर्ट, रास्ता छोड़ो, अर्जेंट बॉर्डर रिपोर्ट। एक संदेशवाहक दीवानगी की हद तक तेजी से घोड़े पर बैठकर सिटी के अंदर दौड़ता गया। लोग तुरंत रास्ते से हट गए। अर्जेंट मिलिट्री रिपोर्ट रोकने का मतलब देशद्रोह, ये सब जानते थे। अर्जेंट रिपोर्ट आ रही है, डोंगू का हमला हुआ होगा। नहीं, डोंगू से तो हमारा ट्रेड ट्रीटी है। तो फिर किन? बिल्कुल मुमकिन नहीं। किन ने अभी हाफ साल पहले वेई को जीता है, उनके पास हम पर हमला करने का ताकत कहाँ से आएगी? मजबूत बात है, किन ने अभी एक जंग लड़ा है, उनका नेशनल स्ट्रेंथ लो होगा। अगर बिना वजह हमला किया तो की और चू हमारी मदद के लिए जरूर आएंगे। एक किन कैसे तीनों देशों का सामना करेगा? हो सकता है ये डोंगू हो या फिर कोई छोटी फ्रंटियर क्राइसिस। लोगों की आवाजें उथल-पुथल कर रही थी, उन्हें हकीकत का कोई अंदाजा नहीं था। यान रॉयल पैलेस, दरबार हॉल। योर मैजेस्टी, किन ने हमारे देश पर हमला कर दिया है। उन्होंने बॉर्डर कैंप कुचल दिया है और अब वो सीधे युनडोंग सिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। संदेशवाहक दरबार के बीचों बीच घुटनों पर गिर गया। उसकी आवाज कांप रही थी। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। आधी सभा में भरी हुई सन्नाटा छा गया। हर एक दरबार का मंत्री बिल्कुल सन्न हो चुका था। सिंहासन पर बैठे किंग यान का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उनके बूढ़े चेहरे पर डर साफ साफ दिख रहा था। ये कैसे हो सकता है? हमने तो कुछ दिन पहले ही किन को अपना वर्ती भेजा था। वो अचानक हम पर हमला क्यों करेंगे? इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। किन इतना बेवकूफ तो नहीं कि बिना वजह जंग छेड़ दे। क्या उन्हें ची और चू के दखल से डर नहीं? ये सब बातें मंत्रियों में ऐसे गूंज रही थी जैसे किसी बाजार में हंगामा हो रहा हो। लेकिन उन सब की आंखों में सबसे ज्यादा जो बात थी वो थी किन का डर। बस किंग यान की ठंडी पर कड़क आवाज ने पूरी सभा को कांपने पर मजबूर कर दिया। दिल के अंदर तूफान था, पर एक राजा होकर वो अपना घबराहट दिखाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। अपने आप को संभालिए महाराज। सभी मंत्री झुक गए और किसी ने एक शब्द भी बोलने की हिम्मत ना की। ये पक्का है कि हमला किन सेना ने किया है? किंग यान ने संदेशवाहक पर नजर टिकाई। उनकी आवाज हालांकि शांत थी, पर उसमें हिला देने वाला भरोसा न था। महाराज, ये बात निश्चित है। किन की सेना बदले का झंडा लेकर 1 लाख लोहे की घोड़े वाली फौज लेकर हमारे क्षेत्र में घुस चुकी है। जहां से गुजर रहे हैं वहां एक भी यान सिपाही को जिंदा नहीं छोड़ रहे। बॉर्डर पर तैनात हमारे 10,000 से ज्यादा सैनिकों को किन के घोड़े दल ने लगभग मिटा दिया है। सिर्फ कुछ 100 लोग बचकर युनडोंग सिटी पहुंच पाए हैं। सिर्फ यही नहीं, लगता है किन का पूरा उआन सैन्य कैंप भी चल पड़ा है। संदेशवाहक की समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये कैसे बताए। उनकी आवाज कांपते हुए रुकी। ये सुनते ही किंग यान का चेहरा और भी गहरा हो गया। ये सब हो क्या रहा है? किन बिना वजह हमला कभी नहीं करता। उनके पास कोई कारण ही नहीं यान पर जंग छेड़ने का। और जो वर्ती मैंने किन को भेजा था वो अभी तक वापस नहीं आया। या फिर उसके साथ कुछ हो गया? किंग यान का दिल एक अजीब सी बेचैनी से भर गया। सालों तक राज्य चलाने के बाद वो कोई महान राजा नहीं थे, पर राजनीति की हवाओं का रुख समझते थे। किन का इतना बड़ा कदम उठाना ये तभी हो सकता था जब वर्ती के साथ कोई दुर्घटना हुई हो। तुरंत दूत भेजो ची और चू को। उन्हें बताओ कि किन ने यान पर हमला कर दिया है और हम अपने गठबंधन के तहत उनकी सेना की मदद चाहते हैं।
किंग यान ने अपनी छाती तेज सांस लेते संभाली और आदेश दिया। युद्ध की तलवार तो टंग गई थी, पर उन्हें उम्मीद थी ची और चू उनके साथ खड़े होंगे। किन ने बिना वजह जंग की है तो बचे हुए 2 राज्य जरूर दखल देंगे। राजादेश का पालन होगा। विदेश विभाग का मंत्री तुरंत झुककर खड़ा हो गया। जनरल किन किंग यान की नज़र सबसे प्रमुख सेनापति पर टिक गई। नई सैनिकों की भर्ती कैसी चल रही है? उनका प्रशिक्षण कहाँ तक पहुंचा? महाराज, जनरल किन ने सीधे हुए कहा, पिछले 3 महीने में हमने लगभग 1,50,000 नए सिपाही भर्ती किए हैं, पर अधिकतर को सिर्फ आधा अधूरा प्रशिक्षण मिला है। उनकी लड़ने की क्षमता कमज़ोर है और काफ़ी लोगों के पास अभी तक पूरा हथियार और कवच भी नहीं। तेजी से प्रगति क्यों नहीं हुई? किंग यान ने भौं तंज कर पूछा। महाराज, समय बहुत कम था। इस जमाने में लोग जानते हैं कि किन से लड़ना मतलब पक्की मौत। जब हमने भर्ती खोली, कोई आगे नहीं आया। आखिर में हमें मजबूरी में घरों से आदमी खींचना पड़ा। जबरदस्ती की भर्ती। यान अब वही कर रहा था जो कभी वही ने किया था। बस फर्क इतना था कि प्रिंस वही वूजी के पास 2 साल थे और यान के पास सिर्फ 4 महीने। सच बोलूं तो ये 1,50,000 लोग सिपाही नहीं, अनप्रशिक्षित नागरिकों का झुंड थे। कई लोगों के पास तो अभी तक तेग भी नहीं। ऐसे लोग किन की फौज का सामना करेंगे? नतीजा तो पहले से तय था। तुरंत आदेश जारी करो। पूरे देश में लोहा, कवच और हथियार बनवाने का काम शुरू करवाओ। ची और चू शायद मदद भेजे, पर हमें खुद भी तैयार रहना होगा। यान का सेना बल ज्यादा नहीं था। राष्ट्रीय सेना 4 लाख थी, पर इसमें क्षेत्रीय मिलिटिया भी शामिल थी। 1,50,000 नए लोग होने से भी असली शक्ति बढ़ाली नहीं। ये किन भी ना, जंग इतनी जल्दी छेड़ दी, मुझे तैयारी का एक पल भी नहीं दिया। किंग यान के दिल में जलन सी उठ रही थी। उनके हाथ से सब कुछ फिसल रहा था। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि किन ऐसे अचानक अटैक क्यों करेगा। अभी आधा साल भी नहीं हुआ वई को जीते हुए। ऐसे लगातार युद्ध, 3 राज्यों का गठबंधन उनके सामने खड़ा हो जाएगा। उधर क्राउन प्रिंस रेजिडेंस यान में यानदान महल की सीढ़ियों पर खड़े थे, हाथ पीछे बांधे। चेहरा शांत था, पर आंखों में एक चमक, एक इंतजार था। मेरा हिसाब सही है तो किन वाओ यांग और जिंग के को अब तक अपना काम पूरा कर लेना चाहिए। कोई भी हो, इंग ज़ैंग इस बार जिंदा नहीं बचेगा, चाहे वो कितना भी चालाक क्यों ना हो। ये सोच भी नहीं सकता था कि कोई उससे नक्शे वाला पर्चा खोलते ही जान से मारने जाएगा, जिसमें छुपा हुआ हो एक धारदार खंजर। ये योजना तो बिल्कुल ही बेमिसाल है। इस वक्त यंदान का चेहरा खुशी से चमक रहा था। वो पूरा भरोसा रखता था। इस बार उसका प्लान पक्का कामयाब होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इंग ज़ैंग की मौत निश्चित थी। जिंग के जैसा शानदार असैसिनेटर जब एक बार करीब पहुंच जाए तो उसका वार कभी चूक नहीं सकता। और अगर सिर्फ हल्का सा जख्म भी लग जाए तो भी काफी था, क्योंकि वो खंजर जहरीली तंबाक से लिपटा हुआ था। छूने से मौत। चाहे किन के रॉयल फिजिशियंस कितने ही माहिर क्यों ना हों, इस जहर का कोई इलाज नहीं। हाँ। पीछे से एक हल्की सी सांस भरने की आवाज आई। यंदान ने मुड़कर देखा। जैनली, क्या तुम्हें अब पछतावा हो रहा है? उसकी आवाज में जरा सी बेचैनी थी और नाराजगी भी। हम तीनों ने कभी हंदान में एक साथ जिंदगी गुजारी। कैसे आज हम एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। जब ये बात सोचता हूं, दिल घिरा सा जाता है। सीढ़ियों पर एक आदमी धीमी चाल से चढ़ा, कंधों पर चिन लटकाए हुए, एक संगीतकार की शांत पर गहरी आंखें। गाओ जियानली। इंग ज़ैंग अब वो ज़ाओ ज़ैंग नहीं रहा जो कभी था। तुम्हें याद है, तब वो कहता था, अगर मैं अपने देश वापस गया तो ज़ाओ को मिट्टी में मिला दूंगा और यन की मदद करूंगा। पर उसने किया क्या? जब ज़ाओ ने हमला किया, वो खड़ा देखते रहा। हमारा यन रक्त रंजित हो गया, तब जाके जरा हरकत दिखाई। ऐसा आदमी जो बचपन का वादा तोड़ दे, वो घटिया से घटिया आदमी होता है।
यंदान की आंखों में गहरी विद्रोह की चिंगारी थी। गांव जैनली ने ये सुना और हल्की सी ठंडी सांस ली। उन्हें पता था यंदान कितना भोला है, कितना बचकाना। अरे, जब इंगज़ेंग हंदान में था, वो सिर्फ 9 साल का बच्चा था और यंदान उसकी बातों को राजनीति की किताब समझकर पकड़ के बैठा था। वो सब कुछ यन की नज़र से देखता था, जैसे इंगज़ेंग कभी किन का हिस्सा ही नहीं था। कितनी भूल, कितनी सादगी। जब इंगज़ेंग मरेगा, किन पूरा हिला दिया जाएगा। 3 जिन्स, हान, जाओ, वे सब अस्त-व्यस्त हो जाएंगे। किन की सेनाएं रुकी रहेंगी। यही तो सही वक्त होगा यन के उठाव का। लोग मुझे रक्षक कहेंगे, बाप मुझे पहचानेगा। मैं जी दान यन का उद्धारक बनूंगा। यंदान ने हाथ फैलाए जैसे जीत को छूने वाला हो। वो पल जिसके लिए वो इतने साल से तड़प रहा था, अब बस एक कदम दूर था। पर क्या आपने ये सोचा, यदि ये प्रयास असफल हुआ तो यन का सर्वनाश होगा? किन का प्रकोप इतना होगा कि राजा भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। गांव जानली की शांत पर भारी आवाज कमरे में गूंज गई। इस बार यंदान का चेहरा पल भर में बदल गया। गुस्सा, पागलपन, डर, सब एक साथ। इम्पॉसिबल, मैं कभी नहीं हार सकता। इंगज़ेंग को मरना ही होगा। गांव जानली पीछे हट गया। इस पागलपन ने उसके दिल में डर उतार दिया था। वो एक संगीतकार था और यंदान राजा का बेटा। जरा सी गलत बात, सर तन से जुदा। जिंके। गांव जानली ने दिल ही दिल में दर्द से गहरी सांस ली। तभी एक सेवक दौड़ता हुआ आया, चेहरे पर घबराहट, सांस चढ़ी हुई। राजकुमार, बड़ी बात हो गई, बहुत बड़ी। वो घुटनों पर गिर गया। क्या हुआ? किन में कुछ घटना हुई? यंदान की आंखों में तुरंत चमक आ गई। खुशी, उम्मीद, जीत का सपना। सेवक हैरान रह गया। आपको कैसे पता राजकुमार? इंगज़ेंग मर गया? यंदान ने पूछ लिया, जैसे जवाब उसकी सांसों में छुपा हो। राजकुमार, किन का राजा कैसे मर सकता है? सेवक ने हैरानी से देखा। यंदान का चेहरा जम गया। इंगज़ेंग जिंदा है? तो बताओ, इतनी बड़ी घटना क्या है? किन की पूरी सेना यन की सीमा पार कर गई है। हमारे 10,000 सीमा सैनिक लगभग पूरी तरह से कतार दिए गए हैं। किन अब पूरे विस्तार से यन पर चढ़ाई कर रहा है। ये सुनकर यंदान का चेहरा शव जैसा पड़ गया। पहले की खुशी, पहले का घमंड, पहले का सपना, सब कुछ एक पल में टूट गया। वो लड़खड़ाते हुए पीछे हट गया। राजकुमार, आप ठीक तो हैं? सेवक ने पूछा, समझ नहीं पा रहा था। गांव जानली का चेहरा भी सफेद पड़ गया। असैसिनेशन असफल हो गया, इसीलिए किन का प्रकोप यन पर टूट रहा है। नो, ये मुमकिन नहीं। इंगज़ेंग को जिंके का वार लगना ही चाहिए था। ये प्लान तो बिल्कुल फ्लॉलेस था। हमारे पास तो फान वू ची का सर भी था। इंगज़ेंग उससे नफरत करता था। सर देखते ही विश्वास कर लेता। जिंके को तो जरूर करीब पहुंचना चाहिए था। ये योजना फेल ही नहीं हो सकती। या फिर क्या वास्तव में आसमान ने यन का साथ छोड़ दिया? आकाश, तुम इतने अंधे कैसे हो सकते हो? यानदान का पूरा जिस्म कांप रहा था। सिर्फ एक शब्द, किन सेना का हमला, सुनकर ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये साबित करता था कि वो हार गया। जिंके की असैसिनेशन, जो उसने इतनी भरोसा से रची थी, वो असफल हो चुकी थी। अगर असैसिनेशन सफल होती, किन की सेना किसी भी हालत में बिना वजह यान पर कभी चढ़ाई नहीं करती। हुजूर, रिटेनर ने बोलना जारी रखा, किन कह रहा है कि ये बदले का युद्ध है। दरबार की तरफ से संदेश आया है, महाराज ने ची और चू में दूध भेज दिए हैं। किन ने अन्याय युद्ध शुरू किया है। ची और चू समझौते के तहत जरूर हमारी मदद को आएंगे। राजकुमार, आप चिंता ना करें। रिटेनर ने यानदान का सफ़ेद पड़ता हुआ चेहरा देखकर उसे तसल्ली देने की कोशिश की। उसे लगता था कि राजकुमार सिर्फ किन की ताकत से घबरा रहा है, पर वो क्या जानता था, यानदान किन से नहीं, अपनी की गई भयंकर गलती से डरा हुआ था। एन अनजस्ट वॉर? यानदान की आवाज़ हल्की सी थरथरा गई।
अगर जिंके का वार सफल होता तो हाँ, किन का बदला लेना पूरी तरह अन्याय होता, पर जब वो असफल हो गया तो किन का हमला पूरी तरह सही था। ची और चू, उनके पास कोई वजह नहीं बचती थी यान की मदद करने की, क्योंकि पहला वार तो यान ने किया था। एक गद्दार देश की रक्षा कौन करता है? मैं बाप का सामना कैसे करूंगा? दरबार में लोगों का सामना कैसे करूंगा? इस पल जो लोगों ने कभी नहीं देखा था, वो असली यानदान सामने आया, एक डर से भरा टूटा हुआ आदमी। पूरे जीवन भर वो अपनी क्षमता साबित करना चाहता था। पिताजी, मुझे कम ना समझे, यही उसका सपना था। वो सोचता था इस असैसिनेशन से पूरा यान उसे सलाम करेगा, उसका बाप गर्व से उसका नाम लेगा। पर अब वो सपना धूल में मिल चुका था। राजकुमार, रिटेनर फिर बोला, अब चिंता न करें, महाराज सब संभाल लेंगे। बहुत हो गया, यानदान अचानक फट पड़ा। चुप, बाहर जाओ। जी राजकुमार। डर के मारे रिटेनर का जिस्म कांप उठा, वो झट से निकल गया। कमरा सन्नाटे से भर गया। यानदान वहीं खड़ा रह गया, एक पत्थर की मूर्ति की तरह, चेहरे पर सिर्फ डर और आंखों में पछतावा। उसे समझ आ गया था, उसने पूरे देश को बर्बादी के रास्ते पर ढकेल दिया है। इसी दौरान यान राज दरबार के अंदर महाराज यान फरमान पर फरमान सुना रहे थे। किस्न किन को सेना तैयार करने का हुक्म, ची और चू को तत्काल संदेश, पूरी राज्य में हथियार बनाने का आदेश। तभी टक 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 दरबार के फर्श पर तेज भागते पैरों की आवाज गूंजी। एक और संदेशवाहक दौड़ता हुआ आया। महाराज, अति अत्यावश्यक संदेश। किन के हमले का असली कारण मिल गया है। ये गोपनीय सूचना है। किन के अंदर से एक गुप्तचर अपनी जान जोखिम में डालकर ये संदेश लेकर आया है। संदेशवाहक घुटनों पर गिला और मुहर लगी हुई रिपोर्ट दोनों हाथों से ऊपर उठाई।